हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं महाशिवरात्रि की। शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। जितने भी एमसीक्यूज आज हम आपके लिए लेकर आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 99.99% संभावना है कि ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसे आपको लास्ट तक जरूर देखना है, हर क्वेश्चन को सटीकता से देखना। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें बता दूं कि हम यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, एमसीक्यू का हर डिटेल पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सको। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लेक्चर इसी तरीके से बना रखे हैं आर्टिकल्स पे, पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारे, तो आप उसे जरूर देखिए। साथ ही में स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से हमने एक पीडीएफ बनाई है जिसका नाम है संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन, जो कि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटिकल साइंस के 100 एमसीक्यूज के साथ में है। जिस तरीके से इस लेक्चर में आपको एमसीक्यूज प्लस यहाँ पर डिटेल डिस्कस्ड पॉइंट दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, उसी तरह से इस पीडीएफ के अंदर 100 एमसीक्यूज दे रखे हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। इस एक पीडीएफ के अंदर आपके 500 प्लस कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटिकल साइंस के। 50 प्लस स्टूडेंट ने इन्हें खरीदा है और उनका रिव्यू देखकर हमें बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने खरीदा और उन्हें बहुत पसंद आई पीडीएफ। अगर आप हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट है तो ये सिर्फ आपको 149 में मिल जाएगी। तो 50 प्लस स्टूडेंट ने खरीद दिया है, कुछ ही स्टूडेंट बाकी है 100 कंप्लीट होने में, तो आप उसे खरीद सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर से आप इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा है जहां कृत्रिम घोड़ेवाड़ा यानी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये ऑप्शन है, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि जब आप आंसर्स देंगे तो आपको वहां पर रिविजन होगा। नहीं आता है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और गैस करने की कोशिश करिए, जिससे आपका टेस्ट भी होता रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए लोथल वह एकमात्र शहर है जहां कृत्रिम घोड़ेवाड़ा यानी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो है कि स्थान की अगर बात करें, लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। काफी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो मेसोपोटामिया से व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ से चावल के दाने और फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई है, जो आपको याद रखनी है। अब ये एक एक्सेप्शनल जो आपको याद रखना है कि लोथल में घर के दरवाजे गलियों के बजाय मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो कि एक अपवाद है यानी एक्सेप्शनल है, जो आपको याद रखना है। इसकी खुदाई यानी लोथल की खुदाई कब हुई थी? 1954 में SR राव के नेतृत्व में की गई थी। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्मघोष की नीति अपनाई थी? वो कौन से मौर्य सम्राट है जिसने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध नीति को त्याग कर धम्मघोष की नीति अपनाई थी? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अशोक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सबसे पहले कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसी पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने दिया था? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसको? अशोक जी को। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक नैतिक संहिता यानी मॉरल कोड थी। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग जो था की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन सी
मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसकी? सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना और किसानों को ऋण प्रदान करना। भ्रष्टाचार और खराब योजना के कारण यह प्रयोग पूरी तरह विफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख और विरोधाभासा का मिश्रण कहा जाता है। राजधानी की बात करें, परिवर्तन की थी इन्होंने। दिल्ली से देवगिरी और सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी भी इन्हीं की खोज थी। किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता कौन से शासनकाल में या फिर किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, प्रसिद्ध अष्ट दिग्गज जिसे 8 महान कवि कहते हैं, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ऑप्शन बी कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलव वंश के सबसे महान शासक थे। वे स्वयं एक महान लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुद मालयाद यानी अमुत्य मालयाद लिखी थी, यानी ये इंग्लिश में है, ठीक है ना। मैंने उसको, मुझे लगा कि चेंज होगा नेम, इसलिए सेम ही है। अमुत्य मालयदा, मालयदा है ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको याद रखने का। अमुक्त मालयाद इसका आपको बोलना है। उपाधि की बात करें, उन्हें आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध बुद्धिमान तेनालीराम इन्हीं के अष्टदिग्गजों में से एक थे। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो बाबर नामा में उनका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्रांति 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। केनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना। केनिंग जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना और इसके बाद उसे प्रथम वायसराय बना दिया गया था। विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। यानी अब जो सारी जो चीजें थी पॉलिटिकल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो सारी किस में चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, यानी वहां की गवर्नमेंट के पास। इन्हीं के समय 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। कैनिंग ने डलहौजी की व्यापकता संघ यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्स को समाप्त कर दिया था। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति थी, किसकी? डलहौजी की, जिसको किसने समाप्त किया? कैनिंग ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण के किसान 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 भाग पर नीली खेती जिसे बोलते के खिलाफ थे। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस प्रयोग था। सरकार ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया और अवैध वसूली का 25% हिस्सा जो था वो किसानों को वापस दिलाया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। सहयोग की बात करें, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीबी कृपलानी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ में थी। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, साजिश की अगर बात करें तो जहांगीर जो है ने सत्ता के संघर्ष के दौरान अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक और उसके मुख्य सलाहकार थे। आईने अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग था। दिन इलाही की बात करें तो अबुल फजल अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दिन इलाही के मुख्य पुरोहित यानी हाई प्रिस्ट थे। इन्हें मध्यकालीन भारत के सबसे निष्पक्ष इतिहासकारों में गिना जाता था। किन्हें? अबुल फजल को। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत वह सुल्तान जिसने लौह एवं रक्त ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी बलबन करेक्ट हो जाएगा।
देखिए, बलबन ने राजस्व का सिद्धांत यानी डिवाइन राइट ऑफ किनशिप दिया, जिसमें सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया यानी जिल्ले इलाही माना गया था। उसने दरबार में सीजदा यानी घुटनों के बल झुकना और पाबोस यानी चरण चूमना प्रथाएं शुरू की थी। ईरानी त्योहार नवरोज की शुरुआत बलबन ने ही की थी। कौन सी? नवरोज जो कि त्योहार है, किसने की थी? उसकी शुरुआत बलबन ने की थी। उसने विद्रोही और मंगोलों को कुचलने के लिए कठोर सैन्य नीति यानी लोह एवं रक्त अपनाई थी। इल्तुमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 अमीरों का समूह था को बलबन ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तो ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1882 में रिपन ने स्थानीय बोर्डों के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसने स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्होंने हंटर कश्मीर यानी 1882 की नियुक्ति की थी, जो प्राथमिकता और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्र था। रिपन के समय में ही एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों को मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जा रहा था। भारत में पहली बार नियमित जनगणना यानी डिकेडल सेंसस 1881 में रिपन के समय ही शुरू हुई थी। लिटन द्वारा लगाए गए कड़े प्रेस प्रतिनिधियों को रिपन ने हटा दिया था। वर्नेकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको किसने हटाया था? लॉर्ड रिपन ने हटाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की ओर लौटो बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश है, जो हिंदी भाषा में लिखी गई। उन्होंने हिंदुओं को वापस धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, किस क्रांतिकारी को फांसी सबसे कम उम्र यानी 18 वर्ष में दी गई थी? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी खुदीराम बोस बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्हें फांसी दी गई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश बम कांड के कारण उन्हें सजा दी गई। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फर जेल में फांसी दी गई। प्रफुल्ल चाकी उनके साथ थे, जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार दी थी। खुदीराम की शहादत ने बंगाल के युवाओं में आज़ादी की लहर पैदा कर दी थी। वे फांसी के फंदे पर वंदे मातरम गाते हुए चढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने शुरू की थी? मनसबदारी तो ऑप्शन सी यहाँ पर अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मुगलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। मनसब का अर्थ है पद या रैंक। इसमें दो भाग होते हैं, जात और स्वार। तो यहाँ पर सैनिकों की संख्या और जात का मतलब है व्यक्तिगत पद। मनसबदार को वेतन नकद या जागीर भूमि के रूप में दिया जाता है। अकबर के भू राजस्व के लिए टोडरमल बंदोबस्त यानी 10 साल लागू किए जाते थे। मनसबदारी वंशागत नहीं थी, यह योग्यता पर आधारित थी। ये आपको याद रखना है, ये हेरिडिटी पे नहीं थी, योग्यता पे थी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, कैबिनेट मिशन 1956 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस मिशन में तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर। भारत को सत्ता हस्तांतर के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना और संविधान सभा का गठन करना उनका उद्देश्य था। पाकिस्तान की मांग भी उनका उद्देश्य है। देखिए, इस मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। अंतरिम सरकार की बात करें तो मिशन की सिफारिश पर ही 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में सरकार बनाई थी। कौन सी अंतरिम सरकार बनाई थी? भारत की संविधान सभा का चुनाव इसी मिशन की योजना के तहत हुआ था। कौन सा मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन ने की थी? ऑप्शन बी धर्मपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, धर्मपाल वंश के सबसे महान शासक थे। कौन से वंश के? पाल वंश के। यह वर्तमान
बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। वहाँ बौद्ध धर्म के व्रजयान यानी संप्रदाय और तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र थे। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया था। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट, ए। 1905 कलकत्ता में, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता पे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में ये था क्या, मतलब क्या कारण था स्वदेशी को जो आंदोलन है उसको शुरुआत करने का? तो बंगाल विभाजन के विरोध में उसको किया गया था। प्रतिज्ञा क्या थी कि कलकत्ता के टाउन हाउस में विदेश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की कसम खाई थी कि हम कोई भी जो स्वदेशी वस्तु है उनको नहीं उपयोग करेंगे। बंगाल में विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और लोगों ने एजुकेटेड के लिए एक दूसरे की ओर राखी बांधी थी, तो इसे रक्षाबंधन भी कहते हैं। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमारा सोनार बांग्ला लिखा जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आज हमने ये टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं। इस पीडीएफ को जरूर खरीदें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप सभी के लिए। इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा आपको दे रखा है पीडीएफ का। ये डेमो पेज है, आप सिर्फ 149 में इसे शॉप कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।